Hello students, we're gonna revise chapter number 1 of auditing for CA Inter. Obviously this is your group 2 paper number 5. Chapter number 1 का बेटा नाम है नेचर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट और यहाँ हमारी वेटेज दी गई है एग्जाम में 4 से 6% या 4 से 6 नंबर आप कह सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको करवाए और 100% स्टडी मैट को कवर करते हुए करवाए और टोटल 5 पेज में ये आपका कंसेप्ट या पूरा टॉपिक निकल जाता है। लेट्स स्टार्ट द गेम। देखिए ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग भी जानना जरूरी है क्योंकि सारा स्टडी मैट का हिस्सा है, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। तो हमने कहा भाई साहब 4th सेंचुरी बीसी में कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिनिस्टर था अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक्स, उसने उसके ऊपर लिखा। तो डैट मीन्स जब इकोनॉमिक्स की बात चल रही है, बिजनेस की बात चल रही है, पैसे की बात चल रही है तो ऑडिट तो होगा। तो उस जमाने में भी थोड़ा था। फिर समय आता है मेडिवल टाइम्स का जिसे हम डार्क एजेस जानते हैं, 5 से 15वीं सेंचुरी, और यहीं पे रोमन एम्पायर बड़ा फ्लरिश हुआ जिसकी लैंग्वेज आप जानते हैं लैटिन भाषा यूरोप में, और वहीं से लैटिन भाषा से शब्द जो ऑडिट है वो आया और लैटिन शब्द था ओडायर, और ओडायर का मतलब है हेयर, जहां पे ऑडिटर क्या होते थे, अकाउंट सुनते थे जो एम्प्लॉइज जो खाते वगैरह बनाते थे। इसके बाद अंग्रेज ले आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मोटा मोटा कह लीजिए ऑब्वियसली 18th सेंचुरी में, और वो बहुत बड़ा बिजनेस करने लग पड़े। तो स्वाभाविक है डिमांड ऑफ ऑडिटर्स बढ़ने लगी और अंग्रेज भारत में आए, आप सारे जानते हैं, थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी तरफ से अपॉइंट किया गया। किसके लिए? दोनों काम के लिए, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। इसलिए देश की आजादी के बाद देखिए आईसीआई एक्ट 1949 बनाया गया और हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया, जो कि आता है 26 जनवरी 1950 को। और इसलिए एक विभाग सरकारी बनाया गया जिसे हम कहते हैं इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसका हेड है जिसे हम कहते हैं सीएजी या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनाएगी कि ये सीएजी क्या करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट भी आ गया, गवर्नमेंट बॉडीज भी आ गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी भी आ गया कि उनका ये करेंगे। और देखिए ये एक तरह से सीएजी एक रेगुलेटर है सरकार के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। सो इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। बाकी सीएजी के ऊपर डिटेल में आता है हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो अगला प्रश्न आ जाता है नेचर एंड मीनिंग ऑफ ऑडिट, जहां मैंने कोड किया, आपको 4 पॉइंट बताए। आईईओ। तो आई से क्या है, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है ऑडिटर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, उसकी जजमेंट दूसरे की विशेष पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब स्वाभाविक है जो मॉनेटरी टर्म्स में है। ऑब्वियसली यहां बात हम करते हैं एचएफआई की, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पास्ट की बात होती है। क्यों पास्ट की बात होती है? एफएस का उसने क्या करना है, ऑडिट करना है, उसके लिए वो क्या लेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा फाइनेंशियल। जबकि एफएस क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। एंटिटी में हमने 3 बात कही, कोई भी एंटिटी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, इरिस्पेक्टिव उसका साइज छोटी है बड़ी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, कंपनी है या नहीं है। लेकिन वो अलग बात है, कई जगह ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता, कंपनी में मैंडेटरी है, सोल प्रोप्राइटर को नहीं है। और ओ से महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो स्वाभाविक है वो एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है, उसका एम क्या है, पर्पस क्या है, ताकि वो अपनी क्या दे सके, ओपिनियन दे रहा हो। और उसका मतलब क्या है, वो देगा अपनी राइटिंग में क्या, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ही हैज टू डू आरसी, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। और इसके द्वारा वो बेसिकली क्या देता है, ऑडिटिंग प्रोवाइड करता है एक एश्योरेंस, किसको, एंड यूजर्स को। और ये एश्योरेंस क्या होती है, रीजनेबल होती है, हाई लेवल की होती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और ध्यान दीजिए पीपीएफएस बनाना किसकी जिम्मेवारी है, मैनेजमेंट की। तो पीपीएफएस दैट इज प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, उनकी जिम्मेवारी है। ऑडिटर को सिर्फ उसको देख करके ये देखना है क्या कंपनी ने एएफआरएफ का फॉलो किया या नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं, उन्होंने एसीपीडी का कंप्लायंस किया है नहीं, मतलब अमाउंट सही दिखाया या नहीं, क्लासिफिकेशन ठीक किया या नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक था या नहीं, डिस्क्लोजर ठीक था या नहीं।
अगला प्रश्न हमारा आता है ऑडिटिंग का संबंध किससे, अलग अलग डाइवर्स सब्जेक्ट से। ये सबसे हल्की चीज है, इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा भी नहीं, बच्चों वाली बात आप सारे जानते हैं। स्वाभाविक ऑडिट करना है तो आपको अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कंपनीज में आप सारे जानते हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो एज अ ऑडिटर यू हैव टू बी कंप्लाइंट विद व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग के क्या रूल्स, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। देन नेचुरल है, जो भी बुक्स बनती हैं उसके अंदर आपको कंप्लायंस ऑफ लॉज भी करना होता है, तो यू हैव to be competent with the legal subject comprising of obviously all the commercial laws coming to the Companies Act, the corporate laws या LLP एक्ट कह लीजिए, जो भी जिसका भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं, टैक्सेशन लॉज एटसेट्रा। क्योंकि हर एक्ट के मुताबिक उनके प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस का क्या हो सकता है तरीका। जैसे कंपनी के केस में हम एफएस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल 3, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस में बनाने के तरीके अलग हैं, LLP में तरीके अलग हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड या रेट अलग अलग हैं एज पर इनकम टैक्स, एज पर कंपनीज एक्ट। इसी तरह से देखिए आप बहुत सारी एंटिटीज में जाएंगे ऑडिट कर लिए जाएंगे, तो इसलिए बिहेवियरल साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज ऑडिटर के अंदर हमें कुछ क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटीज, जिस पे अभी हम पर्सन पढ़ेंगे भी, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, सो यू मस्ट नो देयर कल्चर एंड बिहेवियर। देन देखिए ऑडिट आप एक एक आइटम का नहीं कर सकते हैं, बड़ी एंटिटियां लाखों में हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू लर्न सम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टूल्स, जिससे में हम पढ़ेंगे ऑडिट सैंपलिंग चैप्टर नंबर 4 के अंदर। देयर आफ्टर आता है ऑडिट ऑब्वियसली विद व्हाट, इकोनॉमिक्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स का मतलब भी क्या है, धंधा, बिजनेस। तो क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं भैया, रिसेशन है, बूम है, उसके हिसाब से ही देखिए फ्रॉड, एरर, ये सब निकल के आएंगे। देयर आफ्टर ऑडिटिंग विद FM, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ऐसे ऑडिटर आपके कितने प्रोसीजर आते हैं, 7, और आखिरी प्रोसीजर ही सबसे काम का है, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल। तो FM का मतलब ही क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप डाटा कंपैरिजन कह लीजिए, आप रेशियो एनालिसिस कह लीजिए, कैश फ्लो या कैपिटल बजटिंग कह सकते हैं। देन आता है ऑडिटिंग विद व्हाट, डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर पे कॉम्पिटेंट होना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो में आपको ये काम करना आना चाहिए। देन जिस एंटिटी से रिलेटेड आप ऑडिट करें उसकी नॉलेज, उसका प्रोडक्शन साइकिल, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, दिस एंड दैट। देन सबसे ढंग का हमारा प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ध्यान रखिए उसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं सा नंबर 200, जिसका नाम है शॉर्ट में OIA एंड कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो भैया क्योंकि सा क्यों लगाने जरूरी है, टू इंश्योर व्हाट, यूनिफॉर्मिटी, हर ऑडिटर का काम का तरीका बेंचमार्क बेस क्या रहे, सही रहे। कोड की मैंने दी थी आपको ROC। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, जो मैंने बता दिया कि FS क्या है, फ्री फ्रॉम MMS है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, फ्रॉड और एरर। देन ओ से हमने कहा उसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन व्हाट, या टू एक्सप्रेस व्हाट, ओपिनियन, कि क्या FS बनी है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू डू RC, दैट इज रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। ध्यान दीजिए रिपोर्टिंग अलग है, जिसके ऊपर चैप्टर 8 में पढ़ते हैं, और कम्युनिकेशन में उसकी जैसे जिम्मेवारी आ जाती है, जैसे सा नंबर 265 कहता है, ही हैज टू कम्युनिकेट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का सिंपल मतलब होता है बाउंड्री, दायरा, कितनी गहराई में आप ऑडिट करेंगे, क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड नहीं करेंगे। तो इंक्लूजन की बात है एंड एक्सक्लूजन की बात है। इंक्लूजन में हमने कोड की बनाई थी CRP, और F नाम से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पॉइंट, हर पॉइंट के साथ क्या था, कॉमन फैक्टर था। तो C से आता है आपके ऑडिट में क्या आ गया, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। ऑल एस्पेक्ट का मतलब हर चीज नहीं होती, ऑब्वियसली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो प्रिपेयर होती हैं किसके हिसाब से, HFI, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, विच मींस जो इन्फो एक्सप्रेस है किसमें, फाइनेंशियल टर्म्स में, डेराइव्ड फ्रॉम क्या है, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम, जो आप अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल से ट्रायल बैलेंस तक जो भी कह लीजिए, अबाउट जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स एंटिटी के हुए हैं, किसमें हुए हैं, पास्ट टाइम पीरियड में। इसलिए ऑडिट हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है, HFI के ऊपर। देन आर से रिलेटेड हमने पढ़ा
क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑडिटर है कागज का भूखा, एविडेंस एविडेंस एविडेंस। तो इसलिए रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसे मैं सही कह देता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि हाँ तभी आप रिलायबल हो पाएंगे। तो इसलिए ऑडिटर को सेटिस्फाई करना होता है कि रीजनेबली कि जो इंफॉर्मेशन उसे ऑब्टेन हुई है अंडरलाइंग व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अदर सोर्स डाटा, जैसे थर्ड पार्टी आप कंफर्मेशन करते हैं डेटर क्रेडिटर से या बैंक वगैरह से, वो सही है नहीं, क्योंकि उसी के हिसाब से ऑडिटर अपनी क्या बनाता है, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। और उसकी जजमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है, 3 पॉइंट TKE, दैट इज ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तभी ताकि वो सही अपनी जजमेंट दे पाए। और तीसरा हमारा पॉइंट इसमें क्या निकल के आ जाता है, पीस से रिलेटेड बढ़िया पॉइंट है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब है अगर आप कंपनी है, क्या FS एज पर शेड्यूल 3 बनी है नहीं, क्या नोट्स टू अकाउंट्स आपने दिखाया है या नहीं। जैसे AS तारा आप पढ़ते हो सेगमेंट रिपोर्टिंग पे, तो अगर आपके अलग अलग सेगमेंट है, आपने उसका कंप्लायंस किया या नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के AF RF। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो PPFS करना है, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल आपका सिस्टम जो है, स्टेटमेंट जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। और मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्या लेता है, अपनी जजमेंट्स। तो हमें देखना होता है एज ऑडिटर क्या उन्होंने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की हैं वो सही है या नहीं है। 3 चीजें आपकी औकात से बाहर हो जाती हैं तो कोड की थी हमारी CA का इन्वेस्टिगेशन। आप कुछ कामों के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है जो आपके स्कोप ऑफ नॉलेज से आउटसाइड द डोमेन है। जैसे आप बिल्डिंग की फिजिकल कंडीशन कैसी आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं। देन आप कोई एक्सपर्ट नहीं है इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ये पावर नहीं होती कि वो सर्च कर लें। आप कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। आप किसी को एक डॉक्यूमेंट को सही जानने के लिए उसको किसी व्यक्ति को एग्जामिन नहीं कर सकते, किसके ऊपर, ओथ के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं ऑडिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, ऑडिटिंग का जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है क्योंकि आप एक एक चीज को कवर करके लेके चलते हो, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, नैरो है। क्यों है नैरो? बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वहां एक स्पेशल पर्पस है, इन्वेस्टिगेशन तभी की जाती कोई फ्रॉड हुआ होगा तो उसे क्या करना है, आपने डिटेक्ट करना है। जबकि ऑडिटिंग का तो मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि जो आपकी FS है वो फ्री फ्रॉम क्या है, MMS, कारण क्या हो सकता है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और देर बाय आपने अपनी ओपिनियन एंड RC रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करना है, राइट। तो और इन्वेस्टिगेशन में तो आपको सर्च, सीज, रेड मारने की पावर होती है, एज ऑडिटर ये सब आपके पास नहीं होता। अगला प्रश्न आता है, ऑडिट करते समय कुछ कमियां हैं, जन्मजात से हैं, जन्मजात को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। 7(200) यही कहता है कि ऑडिट करवा लेने से ऑडिट रिस्क कभी भी रिड्यूस टू 0 नहीं हो सकता, ना ही आप उसे क्या करें, एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ऑडिट करते समय कुछ इनबिल्ट क्या है, लिमिटेशन है। इसलिए ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, एक हाई लेवल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा। लिमिटेशन कितनी है, 5। हमने कोड की क्या बनाई, RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, और आगे क्या था, इफ इन्वेस्टिगेशन उसका फ्यूचर इवेंट से। तो R से हमने कहा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो सिंपल बार बार हम यही पढ़ रहे हैं, PPFS किसने बनाई, मैनेजमेंट ने, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके लिए उन्होंने क्या ली, अपनी जजमेंट्स ली, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह। और ये जजमेंट क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, इसलिए उसमें एक डिग्री ऑफ क्या है, अनसर्टेनिटी है। इसलिए क्योंकि वहां ऑप्शंस निकल आती हैं दिस एंड दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बड़ी अच्छी बात है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जिसको ऑडिटर चेक भी करता है, क्योंकि ऑडिटर हमेशा क्या चाहेगा, डॉक्यूमेंट्स की, एविडेंसेस की क्या हो, कम से कम 3 वे क्या हो, मैचिंग हो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो। लेकिन अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, दोनों आपस में मिलकर कनाइवेंस कर लें या कोल्यूजन कर लें, आपस में मिल जाएं, तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, फेक परचेजेस आप दिखा पाएंगे, तो यहां पे ऑडिटर कुछ कर नहीं पाएगा। दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट हिज लिमिटेशन। देन आ जाता है P से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखिए ऑडिटर को ऑब्वियसली हमने 7 प्रोसीजर पढ़े थे, लगाने हैं और क्या लेके आना है, सबूत लेके आना है। लेकिन सबूतों में 2 लिमिटेशन आ जाती है, क्या,
प्रैक्टिकल में भी फ्रॉड वाला, क्योंकि जब भी कंपनियों में फ्रॉड होता है इस तरीके से लेयरिंग की जाती है वो फ्रॉड ना पकड़ा जाए, जिसे हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑडिटर वैसे भी कभी भी 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या कर सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं सैंपलिंग के हिसाब से ही कर पाएगा और अपनी ओपिनियन देगा। तो ये एक लिमिटेशन हो गई और ये प्रैक्टिकल है। और दूसरा क्या है, लीगल लिमिटेशन। अंडर सेक्शन 143 का 1 हम कहते हैं कि ऑडिटर का राइट है बुक्स वगैरह इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन अगर कोऑपरेटिव नहीं है मैनेजमेंट तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर पाएंगे। तो यहां एक गड़बड़ हो जाती है। देन टी से रिलेटेड क्या मतलब है कि जो भी ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन आई है अगर वो पुरानी है, विद द टाइम इट लूजेस इट्स व्हाट सिग्निफिकेंस, बिकॉज देयर इज अ टाइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड। देन इफ से आई से हमने कहा था, पहले हमने कह दिया लिमिटेशन है, आप ऑडिट करते हैं ब्रॉड लेवल पे करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की नेचर में नहीं है, ना ही वो आपके पास पावर है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल आता है, फ्यूचर इवेंट्स कुछ भी भविष्य में होंगे, आप फ्यूचर को एज ए ऑडिटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, विच मे एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द एंटिटी विद रिगार्ड टू इट्स व्हाट कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद बहुत ही साधारण सा प्रश्न आता है जो कि दरअसल डिटेल में देखिए चैप्टर 9 में इसकी कवरेज आती है। क्या ऑडिट करवाना मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? इट डिपेंड्स किस स्टैट्यूट में एंटिटी का क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए कंपनीज में तो ये स्टैट्यूटरी है, और इनकम टैक्स में आप जानते हैं 44AB में आप टैक्स ऑडिट पढ़ के आते हैं पीजीबीपी हेड में, तो वहां वो बेस्ड होता है टर्नओवर 1 करोड़ वाली 50 लाख वाली प्रोफेशनल के ऊपर। देन गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट बहुत सारी आपको सब्सिडीज या ग्रांट्स देती है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कह सकती है आप ऑडिट करवा के दीजिए ताकि हमें आपकी सिचुएशन पता चले। एलएलपी में क्या होता है, आप 2 तरह के एलएलपी पढ़ते हो स्मॉल एलएलपी। तो एलएलपी के रूल्स ये कहते हैं कि रूल नंबर 24 वगैरह कि स्मॉल एलएलपी को ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, दूसरी को करवाना पड़ेगा। बाकियों के लिए वॉलंटरी है, जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें। अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? सिंपल हिंदी में याद रखिए, एक वर्ड में मैंने कहा था मालिक, और अपॉइंट करने का मतलब होता है एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर, जिसका मतलब होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट है ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में। तो स्वाभाविक है कंपनी के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम के अंदर, अंडर सेक्शन 139 में हम यही पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, बॉडी है, दैट इज सीएजी अपॉइंट करेगा। फर्म के केस में स्वाभाविक है पार्टनर करेंगे, और एलएलपी के केस में आप पढ़ के आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं। और गवर्नमेंट अथॉरिटी भी कई बार अपॉइंट कर सकती है, जैसे आपका काले धन से रिलेटेड केस लग गया जिसके ऊपर कानून आपने सुना होगा पीएमएलए, या इनकम टैक्स की मैंने बात कर दी, या जीएसटी से रिलेटेड हो सकता है। रिपोर्ट कौन बना के देगा? ऑडिटर बना के देगा, और स्वाभाविक है किसको देगा? मालिक को देगा। मालिक बोले तो जिसने आपको अपॉइंट किया था। ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है भैया? उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सिंपल हमने कोड की दी थी। क्या सिम है? कितने हैं? 2। सी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा किसका? एंड यूजर्स का। आई से क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, एक मॉरल चेक रहता है। एम से किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर, वो फ्रॉड एरर वगैरह ना करे। डी से हमने कहा डिटेक्ट कर पाओगे इन्हीं फ्रॉड एंड एरर्स को, और डी से ही जो भी डेफिशिएंसीज हैं जैसे इंटरनल कंट्रोल में आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। और ओ से हो गया बहुत सारी आउटसाइड बॉडीज को के लिए आपके उनके फायदे के लिए ये रहता है। देन बच्चों बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है हमारा किसके ऊपर? दैट इज सीए का जो ऑडिटर है उसका एंगेजमेंट होना, किस कार्य के लिए। तो मैंने बहुत बड़ा ये चार्ट चूट बना के आपको बड़ा अच्छा नॉलेज दिया था, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं उस पर नहीं जाऊंगा। तो देखिए बेसिक सी बात क्या है, पहले तो एक हम पर्सन लेते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एंगेज किया गया है, आपको अपॉइंट किया गया है, और आप क्या देंगे? ऑडिटर अपनी एश्योरेंस देगा। लेकिन ध्यान दीजिए हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें बार बार पढ़ा वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन एक चीज लेके चलिए कि एश्योरेंस जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। पहली बात आइए हम देख लेते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग। तो यहां पे हमने ऑडिटर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? प्रैक्टिशनर, जिस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। सो एक एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है? अपना ओपिनियन या कह लीजिए एक्सप्रेस करता है। कंक्लूजन किस लिए? ताकि इनहांस किया जा सके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसका? इंटेंडेड यूजर्स का। अदर देन व्हाट? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कंपनी के हिसाब से देखें तो उसकी मैनेजमेंट है जिसका काम था एफएस बना के देना, तो भैया उसके लिए थोड़े हम अपना ओपिनियन देंगे। अबाउट द आउटकम या कह लीजिए इवैल्यूएशन या मेजरमेंट ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट मैटर, जो कि एफएस होगा। अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम बार बार वही कहते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स वगैरह। तो इसलिए यहां एलिमेंट्स निकल के आते हैं 5, और मैंने आपको कोड की दी थी 5
रिपोर्ट। तो पहला पी से आता है पॉइंट, पार्टीज हैं 3 इसके अंदर। पहली पार्टी आती है प्रैक्टिशनर, कौन है जो एश्योरेंस देता है, और ध्यान रखिए प्रैक्टिशनर इज अ वाइडर टर्म देन द ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर भी सीए है, प्रैक्टिशनर भी सीए है। फर्क इतना है, ऑडिट सिर्फ किसका होता है, एफएस का होता है, लेकिन एश्योरेंस आप कुछ और चीजों की भी दे सकते हैं, तब शब्द क्या आता है, प्रैक्टिशनर आता है। जबकि ऑडिट सिर्फ किससे रिलेट करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। और जबकि एज ए प्रैक्टिशनर आप अदर देन एचएफआई से रिलेटेड एश्योरेंस दे सकते हैं। देन आगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैंने कहा एफएस बनाना मैनेजमेंट का काम है। इंटेंडेड यूजर कौन है, वो लोग जिनके लिए आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं या एश्योरेंस देते हैं। ए से आगे एक एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जिसे आप एफएस कह लीजिए। सो इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय व्हाट, प्रैक्टिशनर। देन आगे सुटेबल क्राइटेरिया के उस सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करने के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम यही देखते हैं, ऑब्वियसली सारे स्टैंडर्ड्स देखेंगे, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस देखेंगे। और ऑब्वियसली ऑडिटर को जब ये अपनी रिपोर्ट देनी है उसे क्या चाहिए, साई चाहिए। तो ऑडिटर अपना एश्योरेंस तभी दे पाता अगर वो ऑब्टेन कर पाएगा। और एस का मतलब यहां क्या हो गया, सफिशिएंट, जिसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, और एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। और अंत में वो अपनी क्या देगा, रिटर्न में रिपोर्ट देगा, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है अबाउट हिज कंक्लूजन एज टू द आउटकम ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। देर आफ्टर बेटा जी, जैसे मैंने कहा 3 तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो एक को हम कहते हैं रीजनेबल, दूसरी को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड, और तीसरी को हम आसान हेडिंग कहें तो हम इसे कहते हैं अदर एश्योरेंस, वरना असल में वर्ड है डीलिंग विद मैटर्स अदर देन एचएफआई। मोटा मोटा कहने का मतलब सिंपल है, रीजनेबल एंड लिमिटेड जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ध्यान रखिए इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, यहां दोनों में ही ऑडिटर है, और यहां पे किससे रिलेटेड होता है, एफएस, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट किसमें होगा, जब आप ऑडिट कर रहे हो, और रीजनेबल का मतलब भी क्या है, हाई लेवल है। जबकि लिमिटेड को हम कहते हैं रिव्यू करवाना, और इसका मतलब है लोअर लेवल। तो रिव्यू का मतलब होता है जैसे आप क्वार्टरली, जैसे हम कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो ऑडिट के अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे प्रोसीजर लगाए जाते हैं, क्या लेने के लिए, साई, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के लिए। यहां पे क्या फॉलो होते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर्स। तो यहां पे आप अपना क्या दोगे, एक रीजनेबल कंक्लूजन दोगे, यहां लिमिटेड दोगे। तो इसको इसलिए हम कहते हैं, रीजनेबल का उदाहरण क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट, और इसका क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट। और अदर एश्योरेंस में क्या आ जाता है, यहां पे एचएफआई नहीं है तो क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर फोरकास्ट, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, अजम्पशंस, द प्रोजेक्शंस, राइट। ये एश्योरेंस है, जैसे यूं कह लीजिए एचएफआई तो है नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे आप एश्योरेंस दे रहे हैं, क्या एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है। तो बेटा जी जैसे मैं यहीं पे थोड़ा पर्सपेक्टिव की डिटेल दे दूं, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि आपको एक बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए, यहाँ छोटा सा जो मैंने नॉलेज वाला चार्ट दिया था उसके अंदर देख लीजिए, ऑडिटिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड लगते हैं उसे कहते हैं सा, और रिव्यू पे स्टैंडर्ड जो लगते हैं उसे कहते हैं एसआरई, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और अदर एश्योरेंस पे हम उसे कहते हैं एसएई, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और रिलेटेड सर्विसेज पे क्या लगते हैं, एसआरएस, और एक है एसक्यूसी1, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो बेटा जी ये जो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये 3 है, जिसमें से हमारे स्टडी मैट में कौन सा दिया गया है, ये 3400 पर्सपेक्टिव या फ्यूचर वाला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो 3400 को हम यहीं पे डिटेल में देख लेते हैं। SAE स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन है अबाउट व्हाट इवेंट्स दैट मे अकर इन future and possible actions by the entity. It can be in the form of फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहां पे प्रैक्टिशनर क्या ऑब्टेन करता है, वही सही कि क्या मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस ली हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं, क्या वो जो पीएफआई है प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। तीसरा, क्या उन्हें प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया विद रिगार्ड टू ऑल मटेरियल अजम्पशंस एंड उनका सही क्या दिया गया हो, डिस्क्लोजर। सो पीएफआई किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। सिंपल मैंने एग्जांपल दिए थे, जैसे आपने बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है, फैसिलिटी लोन की क्या करनी है, बढ़ानी है, राइट। तो दैट इज पीएफआई।
तो while evidence may be available to support the assumptions on which PFI is based, such evidence is itself generally what future oriented. तो मेन ये फ्यूचर से रिलेटेड है. तो ऑडिटर इज therefore not in a position to express an opinion as to whether the result shown in PFI will be achieved. तो आप इस पोजीशन में आते ही नहीं हैं कि आप अपना ढंग से ओपिनियन दे पाएं. इसलिए प्रैक्टिशनर क्या देगा, एक रिपोर्ट देगा स्टेटिंग नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर्स अटेंशन टू सजेस्ट that these assumptions do not provide a reasonable basis for projection. इसलिए हम कहते हैं यहां पे जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है प्रोवाइड करती है ओनली क्या, एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस. ये ध्यान रखें. देन हमने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया था क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, जहां मैंने कोड की दी थी TCWG, पेशेंस रखें, फ्रिज में सामान रख दिया गया है. टी से आप में टैक्ट होना चाहिए, सी से क्वेश्चन, सी से क्लियर हेडेडनेस एंड जी से गुड टेम्पर. पेशेंस तो पेशेंस ही हो गया. फ्रिज में एफ में क्या आ गया, फर्मनेस आ गया, रिलायबिलिटी आ गया. आई दो थे हमारे, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री की नॉलेज, एंड डी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जिसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड जे से रिलेटेड जजमेंट. और यही सारी चीजें कहां कवर होती हैं, लेटर ऑन चैप्टर नंबर 11 के अंदर. तो इसलिए हमने यहां पे कहा था ऑडिटर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में स्टैंड करता है, तो उसमें बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, साथ में उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, इसलिए उसके पास होना चाहिए TKE, प्रोफेशनल जजमेंट, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इसलिए ब्रांचेस अकाउंटिंग से रिलेटेड भी सारी चीजें हम कवर करके चलते हैं और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन है. देयर आफ्टर बेटा जी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं. इन चारों को कहते हैं एंगेजमेंट. और उसके बाद एक आ जाता है SQC, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड. और ये क्वालिटी कंट्रोल किसके ऊपर लगता है, सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे लगता है जिस तरह की भी आपने सर्विसेज एज ए ऑडिटर या प्रैक्टिशनर दी हैं. तो सबसे पहले क्या गया, वही जो मैंने चार्ट में दिखाया था, सा आगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सिर्फ किसमें लगेंगे, ऑडिट. ऑडिट किसका होता है, HFI का, राइट. तो ये एक हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं जो ऑडिटर को फॉलो करने हैं. और दूसरा क्या गया, SRE, जब आप क्या करने जा रहे हो, रिव्यू. रिव्यू भी किसका था, HFI का था. लेकिन यहां क्या होता है, बड़ी बात ये हमेशा याद रखें, रिव्यू किसका है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वार्टरली. और यहीं पे थोड़ा ये भी पता हल्का सा होना चाहिए, ये इंटरिम का SRE कौन सा आता है, 2410, और 2400 आ जाता है एंगेजमेंट टू रिव्यू. देन आ जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कि हमने कहा था अदर देन क्या है, HFI है. PFI की बात हमने की थी और डिटेल में देखिए हमने बात कर भी ली किसकी, SAE 3400, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. और 3420 बेसिकली किस पे आ जाता है, विद रिगार्ड टू कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस. वैसे एक और भी होता है 3402, राइट. इसके बाद स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, यहां पे भी हम 2 की बात करते हैं. एक यहां पे पहली बात क्योंकि रिलेटेड सर्विसेज हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती. एश्योरेंस पहले 3 में ही थी. तो यहां 2 चीजें आती हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. इसका मतलब है ऑडिटर और क्लाइंट में तय हो गया, वो सारे प्रोसीजर नहीं लगाएगा, उतने ही जितने क्लाइंट ने कहे हैं. नंबर 2 वो क्या करेगा, कंपाइलेशन. जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, यहां 2 हमारे स्टैंडर्ड आते हैं. 4400 आ गया एग्रीड अपॉन प्रोसीजर AUP पे, और 4410 आ गया किस पे, कंपाइलेशन. जिसका मतलब क्या हो गया, आपने CA को कहा कि हमारी FI से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या बना के दे दीजिए, FS बना के दे दीजिए. तो यहां पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी, उसे हम कहते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट या अकाउंटेंट रिपोर्ट, राइट. इसलिए एक छोटा सा प्रश्न हमारा ये बनता है कि जब स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है भैया, उसके फायदे हैं. कोड की हमने सिंपल पढ़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी गए क्यों. तो P से हमारा पॉइंट बनता है, यहां पे आप अपना स्टैंडर्ड इसलिए है ताकि ऑडिटर में क्या है, PGI, जिसका मतलब है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को इक्विप करना किसी से, प्रोफेशनल, वही TKE. पंजाब यूनिवर्सिटी. यू से क्या आ गया, यूनिफॉर्मिटी, ताकि सबका काम एक जैसे ही बेंचमार्क के साथ हो. जी से क्या आ गया, आप स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क, एक बेस गाइडलाइन स्टैब्लिश करता है एट पार विद व्हाट, ग्लोबल प्रैक्टिसेस. पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप काम कीजिए यही फॉलो होंगे. क्यों दोनों क्वालिटी पे है. पहला क्या है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, जिससे इंटेंडेड यूजर सही डिसीजन ले पाएंगे. और आखिर में क्या होगा, इंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी, क्योंकि SQC तो क्वालिटी पे ही है. और देन आ गया ड्यूटीज इन रिलेशन टू व्हाट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड
SQC। तो पहली बात है, आप ऑडिटर हैं, आपको इनका कंप्लायंस करना है, लेकिन अगर आप अनएबल हैं टू परफॉर्म सर्टेन स्टैंडर्ड और प्रोसीजर, तो यहां क्या करना होगा, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप लगाइए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ताकि आप सबूत लेके आ सकें और डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। देन नंबर 2, क्यों आपने ऑल्टरनेटिव लगाया, उसके रीजंस लिखने हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होगा फॉर द डिपार्चर। और तीसरा है, अपनी रिपोर्ट में भी ये आपको मेंशन करना होगा ताकि अटेंशन हो सके इंटेंडेड यूजर्स की। तो इसके साथ भैया ये फास्ट स्पीड में मेरी तरफ से ये रिविजन होती है समाप्त। होप सो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी। विश यू द गुड लक। थैंक यू।